दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं कैग की बात करूं तो जो कार्य है कैग का वो है भारत सरकार भारत सरकार की आय कितनी है और व्यय कितनी है उसका लेखा जोखा रखना। और इसमें दोस्तों भारत सरकार ही शामिल नहीं है, राज्य सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखना भी शामिल है। और इसके साथ साथ भारत सरकार के सेंटर की सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनका भी आय व्यय का लेखा जोखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे बोलती हैं CAG, कैग, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो सबसे पहले हैं नियुक्ति के बारे में। तो किस अनुच्छेद में नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का वर्णन है? तो वो है दोस्तों 148 में। आप ट्रिक लगा सकते हो, 48 का मतलब अड़ जाना। अनुच्छेद 148 का मतलब अड़ जाना। हम बात पर अड़ गए कि सरकार की कितनी आय कितनी व्यय, उसको देखेंगे हम। नेक्स्ट, लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बता दूं, सेंटर लेवल पे जितनी भी नियुक्ति होंगी वो कौन करेगा? सभी सेंटर लेवल की नियुक्ति को करेगा राष्ट्रपति। तो लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति इनकी ही नियुक्ति नहीं करता, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद के मंत्रियों की, राज्यपाल की, उपराज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये आयोग हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आपको कुछ नहीं सोचना, जितनी भी सेंट्रल लेवल पे नियुक्ति होंगी, अपॉइंटमेंट होंगी, उनको राष्ट्रपति करेगा, ये ध्यान रखना है बस। अब मेन बात आती है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? एक तो ये ध्यान रखना है, एक तो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, एक तो ये ध्यान रखना। और नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे बोलते हैं स्पीकर, इन दो की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ये ध्यान रखना बस, क्योंकि SSC UPSC के पेपरों में आया हुआ है कि इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। तो या तो ये आएगा ऑप्शन में या ये आएगा। सेंट्रल लेवल पे सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इन दो की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। नेक्स्ट, शपथ दिलाता है। सेंट्रल लेवल पे सभी को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। त्यागपत्र देता है, इनकी कैग किसको अपने आप त्यागपत्र देता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर भी राष्ट्रपति। अब देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। नेक्स्ट, और आपको बता दूं, जहां ये सलाह की बात आ जाए ना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। जब ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए किसकी सलाह पर करता है, ये वाला जब पॉइंट आ जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद जिसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होता है। तो जो भी काम राष्ट्रपति करेगा, अगर आ जाए किसकी सलाह पर करता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति की सलाह पर, सॉरी मंत्री परिषद की सलाह पर। नेक्स्ट, कार्यकाल। कार्यकाल 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये। अब 6 वर्ष के लिए दोस्तों
या तो पॉलिटिकल साइंस में 5 वर्ष है या फिर 6 वर्ष है। तो 5 वर्ष तो सब हैं, पंच, सरपंच, मेंबर, एमएलए, एमपी। आप 6 वर्ष कौन कौन है उन्हें याद कर लो, 6 वर्ष के कौन कौन है। तो प्यारे बच्चों 6 वर्ष के ये बंदे हैं, 6 वर्ष के ये बंदे हैं, इनको याद कर लो। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य। तो ये हैं पूरे 6 वर्ष के लिए जो चुने जाते हैं, बाकी सब 5 वर्ष हैं इनको छोड़कर। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त आयु यानी कि कितने साल बाद ये रिटायर हो जाते हैं, तो ये है 65 वर्ष। अब दोस्तों आपको बता दूं 65 वर्ष फिक्स नहीं है, 65 वर्ष फिक्स नहीं है ये। कैसे? कोई बंदा अगर 55 साल की उम्र में लगा है तो 6 वर्ष करेगा वो, तो इसे हो गए 61। तो 61 वर्ष तक करेगा। मान लो कोई 62 वर्ष का लगा है प्लस में 6, ऐसा नहीं है कि वो 68 साल तक करेगा, नहीं, वो करेगा सिर्फ 65 साल तक ही, लास्ट 65 है। 6 और 65 में से जो पूरी हो जाए उसको ही मान्य करते हैं। नेक्स्ट, पद से हटाना यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कौन पद से हटा सकता है, तो मैंने बता दी सेंटर लेवल के 90% काम राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करेगा किसके द्वारा? महाभियोग जब लग जाएगा। महाभियोग का मतलब आरोप लगाती हैं, जब संसद आरोप लगाए तो उसे बोलते हैं महाभियोग, जो संसद में चले। और महाभियोग किस किस पर लगता है दोस्तों? महाभियोग लगता है इन पर, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये 5 बंदे हैं जिन पर महाअभियोग लगता है। महाभियोग बताऊंगा कि प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इन पर महाभियोग लगता है। नेक्स्ट, वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रमुख कौन हैं, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये शायद 11वें हैं। तो प्यारे बच्चों ये पेज कर लेना है, इसी पेज से आपके कम से कम 70% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, महाभियोग किस किस पर लगता है, मैंने बता दिया महाभियोग इन 5 बंदों पर लगता है। हो सकता है एक फालतू हो, एक दो ज्यादा हो, तो देख लेना आप किसी यूट्यूब चैनल पर। अब महाभियोग की प्रक्रिया बता रहा हूं दोस्तों मैं, महाभियोग की प्रक्रिया देखना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है ना महाभियोग के द्वारा, ऐसे ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। अब कैसे? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है महाभियोग को कौन सा सदन लगा सकता है? आरोप जो लगाएगा कि एक बार कौन सा सदन लगाएगा, तो इसका आंसर बनेगा कोई सा भी सदन, या तो राज्यसभा आरोप लगा दिया फिर लोकसभा। कंडीशन ये है जो भी सदन आरोप लगाएगा उसे 100 लोकसभा के और 50 राज्यसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर लेके जाने पड़ेंगे। 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा के हस्ताक्षर होने चाहिए जो सदन आरोप लगाएगा, कोई सा भी सदन आरोप लगा सकता है। उसके बाद इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, और जब ये कमेटी आरोप सिद्ध कर देगी कि जी आरोप सही है ये, तब ये 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास होगा, यानी कि 250 का 2/3 देख लेना आप। फिर 2/3 बहुमत ही लोकसभा का चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के साइन चाहिए, और उसके बाद महाभियोग के द्वारा किसी भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। यानी कि 2/3 राज्यसभा,
2/3 लोकसभा, और जो सदन आरोप लगाएगा उसका अलग से 100 लोकसभा के सदस्य और 50 राज्यसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो 148 से 151 तक, यानी कि शपथ और नियुक्ति 148 में, 149 में इनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में है। ट्रिक लगा लेना, 49 लोगों ने हमें शक्ति दी है, हमें कर्तव्य सिखाया है। 50 में राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति को सौंपना होगा, और 51 में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो इनको याद कर लेना दोस्तों। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कार्य मैंने बताई रखे हैं। आय व्यय का लेखा जोखा रखना, कितना आया है। फरीदाबाद में मान लो 500 करोड़ रुपए पास हुए हैं, वास्तव में 500 करोड़ लगे या नहीं लगे, बचे तो कितने बचे, और बचने के बाद उनको खजाने में जमा कराया नहीं कराया, इस सभी की लेखा जोखा रखता है कैग। और इसमें कौन कौन आते हैं? सेंटर की सरकार का लेखा जोखा और राज्य की सरकार का लेखा जोखा रखना। ऐसा नहीं है केवल भारत सरकार का रखता हो, राज्य सरकार का भी लेखा जोखा कैग रखता है। अब क्वेश्चन है दोस्तों 5 मिनट के क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था है? तो मैंने बता दिया 148 में। नेक्स्ट, कौन सा कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है, जो गलत है? तो देखते हैं, यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है, लेखा विभाग का मुखिया होता है, बिल्कुल सही। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, केवल केंद्र सरकार के स्तर पर नियंत्रण नहीं होता, राज्य सरकार की आय व्यय का भी लेखा जोखा रखता है ये, जबकि इसमें क्या कहा गया है? केवल केंद्र सरकार, ये गलत है। इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है, यानी कि जो भारत सरकार के फंड संचित निधि का को नियंत्रित करता है, कितना पैसा इसमें आया फंड में और कितना गया, तो इसे बोलते हैं फंड का संरक्षक, यानी कि सरकार के आंख और कान। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक, ये गलत है। नेक्स्ट, कौन सा कथन भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में सही है? सही बताना है। तो पहले इनको देखते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की आयु 62 वर्ष है, गलत। 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तो सही है 65, इसलिए ये गलत है। इसे संसद द्वारा हटाया पद से जा सकता है, ये ठीक है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, गलत। राष्ट्रपति की मेहरबानी पर बिल्कुल नहीं रहता ये। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ये ठीक है। भाई जो मंत्री है ना संसद का, वो इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता, और ये भी सही है। हमें एक मानना है, तो आंसर में ये है, ना कि ये। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, और ऐसे हटाया जाता है जैसी प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। कौन सा कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नहीं है? देखो कौन सा नहीं है, गलत बताना है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार की सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल ठीक। भारत की संचित निधि की रक्षा करता है, बिल्कुल ठीक। केंद्र से सहायता प्राप्त ऑफिस जितने भी हैं, सेंट्रल लेवल से सहायता प्राप्त ऑफिस, उनका भी लेखा जोखा रक्षा करता है।
वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है, गलत। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। कैग राज्य सरकार के लेखों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। तो इसमें जो सही नहीं है वो ये है, बाकी तीनों सही हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, तो प्यारे बच्चों वेतन भत्ते जो निर्धारण करता है ना वो करती है संसद। किसी की संख्या घटानी हो या बढ़ानी हो तो उसका कार्य करता है संसद। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीश हैं, उनको 50 करना हो या फिर 25 करना हो, ये केवल संसद करती है। ऐसे ही सभी के वेतन और भत्ते कितने होने चाहिए, 50,000 होने चाहिए, 1,00,000 होने चाहिए, इनका निर्धारण संसद करती है। आपको बता दूं सेंटर लेवल पे किसी भी क्वेश्चन के आंसर दो ही होंगे, संसद या राष्ट्रपति। ध्यान रखना इस बात का। निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को है? तो यह है भारत की संचित निधि, इसका भी है। राज्य की संचित निधि को भी देखने का अधिकार है। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, इसका मतलब सभी। केंद्र सरकार के व्यय के सेंटर ने कितना खर्च किया को कंट्रोल करने की शक्ति, भाई इतना खर्च नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से आप खर्च को बचा सकते थे, इन सारी बातों को नियंत्रित करने की शक्ति है सी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। नेक्स्ट, कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार की वित्तीय लेन देन, कितना खजाने में से जाना है और कितना वापस आया, कितना लगा, सबका लेखाकरण का जिम्मेदार कैग। भारत सरकार का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ये करता है संघ और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार का भी और संघ सरकार की भी आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? भाई किसका व्यय? तो सही आंसर कार्यपालिका। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आता है प्यारे बच्चों कैग के में। मैंने भी बताया है आपको, जितना भी लेखांकन और लेखा जोखा रखना है, लेखा का परीक्षण करना है कि वास्तव में 200 करोड़ किसी चीज के लिए पास हुआ, वास्तव में 200 करोड़ लगा है या नहीं लगा, कितना बचा है, बचा हुआ खजाने में जमा हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजों को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो अगर कैग के पद का जो सृजन किया वो किया है संविधान द्वारा, बी। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, तो 65 है या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। यह कथन किसका है? भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कैग होता है, तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब कुछ आंसर हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी संसद की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? संसद की जो लोक लेखा समिति की बैठक नहीं होती जिसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, तो उनकी बैठकों में रहता है कैग। लोक लेखा का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा का अभिभावक है लोक निधि का कैग। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मित्र
लोक लेखा समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। तो दोस्तों कंप्लीट है, थैंक यू।